गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए, जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हमारा टॉपिक है राजस्थान की मृदा। राजस्थान में कितने प्रकार की क्या मिलती है, हमें मृदाएं देखने को मिलती है। राजस्थान की मृदाएं, राजस्थान की मृदाएं या मिट्टियां, मिट्टियां सॉइल बोलते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, सॉइल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की मिट्टियां या मृदाएं। ठीक है, अब हम आज ये देखेंगे कि राजस्थान में किस किस प्रकार की क्या मृदाएं देखने को मिलती हैं, मिट्टियां देखने को मिलती हैं। जैसा कि आपके पास में आपको एक फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे एक इमेज दिख रही होगी, जिसमें राजस्थान को विभिन्न प्रकार की अलग अलग मृदाओं के रूप में विभिन्न भागों में क्या कहते हैं बांटा गया है। जहां जहां जैसे जैसे मृदा मिलती है, वहां वहां अपने को अलग अलग डिवीजन उसका कर दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास जो मृदा बनने का प्रोसेस होता है, मैंने आपको बता दिया है। मृदा कब बनती है? चट्टानों का, पत्थरों का क्या होता है? अपरदन होता है। अपरदन पानी से भी हो सकता है, हवाओं से भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से करता है अपरदन हो सकता है। जब वो घिस घिस के बहुत ही सूक्ष्म कणों में बन जाती है, तो उनको मृदाएं कहते हैं। और इन मृदाओं पर जो चट्टानों की जो क्या होती है अपने पास में, चट्टानों की जो क्या अपने पास में विशिष्टताएं होती हैं, चट्टानों की जो विशिष्टताएं होती हैं, मतलब चट्टानों के अंदर चट्टानों की जो विशिष्टताएं होती हैं, विशिष्टताएं विशिष्टताएं होती हैं, जो स्पेशलिटीज होती हैं, उनके हिसाब से क्या होता है, उनमें अपरदन कर वहां मिट्टियों का निर्माण होता है। जैसे आप मान लीजिए, हमारे पास में बेसाल्ट जो होता है, हमारे पास दक्कन जो ट्रैप है, दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, वो हमारे पर बेसाल्ट लावे से क्या वो निर्मित है, बेसाल्ट लावे से निर्मित है। तो जब इसका अपवर्दन हुआ, बेसाल्ट लावे की वाली चट्टानों का अपवर्दन हुआ, तो वहां पे क्या अपने को काली मिट्टी देखने को मिलती है। काली मिट्टी, जब बेसाल्ट लावे से बनी चट्टानों का क्या हुआ, अपवर्दन हुआ, जब वो छोटी छोटी सूक्ष्म रूप में टूटी, तो हमें काली मिट्टी देखने को मिली। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार क्या अपने पास में मृदाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। ऐसे ही विभिन्न विभिन्न प्रकार के चट्टानों से विभिन्न विभिन्न प्रकार की क्या मृदाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिएगा, राजस्थान में यहाँ पर पॉइंट लगा लीजिएगा कि राजस्थान में निम्न प्रकार की मृदाएं, राजस्थान में निम्न प्रकार की मृदाएं देखने को मिलती है। आप पहली जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप रेतीली, पहली जो लिखेंगे रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी। ठीक है, रेतीली या बलुई मिट्टी, इस तरह से आपने हेडिंग डाल ली है। अब देखिए, जो रेतीली एवं बलुई मिट्टी है, ये होती क्या है? पहली बात तो हमें पता है कि अरावली की जो श्रेणियां हैं, जो इस तरह से निकल रही है, तो अरावली पर्वतमाला के क्या है, ये अपने पास में उत्तर पश्चिम में, मैंने आपको बता दिया है कि ये अपना जो क्षेत्र क्या कहलाएगा, अरावली पर्वतमाला का क्या कहेगा, उत्तर पश्चिम दिशांकों का ज्ञान अब तक आपको हो गया होगा। तो इस तरह से अरावली है, तो उसके उत्तर पश्चिम में क्या है, अपने पास में रेतीली मिट्टी देखने को मिलती है। तो आप लिखिएगा इसके अंदर पहली लाइन, यह मिट्टी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का, यह मिट्टी अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला श्रृंखलाओं के उत्तर पश्चिम भाग में कैसे अपने पास देखने को मिलती है। दूसरे में लिखिएगा, इसके कण क्या मोटे होते हैं, बलुई मिट्टी रेगिस्तानी मिट्टी है, तो इसके कण क्या होंगे, मोटे होंगे। इस प्रकार से जब मोटे कण होंगे, तो पानी गिरेगा तो क्या वो जल्दी नीचे तक नहीं पहुंच पाएगा। नीचे तक अगर ज्यादा पहुंच जाएगा, जाते जाते क्या सूख जाएगा, उस प्रकार से ये सूख जाएगा। तो जब मोटे कण होंगे, उसमें पानी ज्यादा लगेगा, और जब पानी कण को भिगाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो इतने में यहाँ पे टेम्परेचर इतना होता है ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण
क्या होता है, वो कण सूखने लगते हैं बहुत जल्दी। समझ में आ रहा है कोई बात आपको? तो आप लिखिएगा कि यह मिट्टी, लिखिएगा यह मिट्टी पानी शीघ्र सोख लेती है, सोख लेती है। और इसमें लिखिएगा नमी अधिक देर तक नहीं रहती, नमी अधिक देर तक नहीं रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही पानी गिरा, टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है, तुरंत पानी क्या होता है अपने पास में उड़ जाता है। ये क्या थोड़ी देर उसको कैरी करके नहीं रखती है, जब तक ये कैरी करके नहीं रखेगी उसके अंदर कणों के अंदर, तब तक अपने पास में क्या नमी हमें प्राप्त नहीं होगी। आप समझ में आ रहे हैं? अब यहाँ पे लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा मिट्टी के कण, मिट्टी के कण मोटे पानी के नीचे, मिट्टी के कण, मिट्टी के कण मोटे होने के कारण, मिट्टी के कण मोटे होने के कारण में होता है, मोटे होते हैं, मोटे होने के कारण पानी जो होता है, पानी नीचे चले जाता है, नीचे चला जाता है, वह उड़ जाता है, वह उड़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि साइज ज्यादा होती है तो जब पानी नीचे जाने लगता है तो टेम्परेचर क्या होता है अपने पास में इतना होता है कि तुरंत क्या सूख जाता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर इसके कण छोटे छोटे होंगे तो वहां पे क्या पानी आराम से क्या वहां पे स्टे कर सकता है और सूखने में अपने का टाइम भी लगेगा। आप समझ रहे हैं बात को? ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मिट्टी के कण मोटे होने के कारण पानी नीचे चला जाता है, वह उड़ जाता है। यहाँ पर आप लिखिएगा अगला, नमक का अंश अधिक होने के कारण, नमक आपको पता है ये जो हमारे पास में रेतीला मैदान है थार का, वो किसका अवशेष है? तैतीस सागर का। अभी तैतीस सागर का जब अवशेष है तो इसमें जो मिट्टी मिलती है हमको वो नमकीन मिट्टी मिलेगी, वहां पर नमक की मात्रा अधिक रहेगी। इसका प्रमाण हमारे पास में क्या है? झीलें। कौन सी झीलें अपने पास में? खारी झीलें। खारी झीलों में अपने पास में कौन सी आ गई? दिलवाना, सांभर, पचपदरा। इस प्रकार की जो हमें खारी झीलें होती हैं वो कहाँ मिलती है? हमें दिलवाना, हमें रेतीली मिट्टी वाले इलाकों में, तैतीस सागर वाले इलाकों में देखने को मिलती है, थार के मरुस्थल में देखने को मिलती है। तो इसकी जो मिट्टी है रेतीली मिट्टी, ये काफी नमकीन होती है। कारण क्या था? तैतीस सागर के क्या है अपने पास ये अवशेष है रेगिस्तान पूरा। आप समझ गए होंगे। तो लिखिएगा नमक का अंश अधिक होने के कारण, नमक का अंश अधिक होने के कारण यह है क्या है? बहुत कम उपजाऊ है, बहुत कम उपजाऊ है। नमक का अंश अधिक होने के कारण यह है बहुत कम क्या है? उपजाऊ है। ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब यहाँ पे कहाँ मिलती है वो लिख लीजिए लास्ट में, कहाँ पर मिलती है। इसी तरह से आप एक और पॉइंट डाल लीजिएगा और लिखिएगा कहाँ मिलती है। तो आप देख सकते हैं कहाँ मिलती है, और पास में जोधपुर, बीकानेर, लिखिएगा जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये जालोर तक का भी पार्ट है। ये लवणीय मिट्टी जो है नमकीन, जालोर भी लिखिएगा, जालोर भी इसमें लिख लीजिएगा कि जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू और सीकर। झुंझुनू और अपने पास में क्या हो जाएगा? सीकर। झुंझुनू और सीकर। ठीक है, इसको पार्ट को ये यहाँ पर अलग है क्योंकि आजकल यहाँ पर अपने पास में इंदिरा गांधी नहर पहुंच चुकी है, इस वजह से यहाँ पे अपने पास में काफी उपजाऊ हो गया है एरिया। ठीक है, तो अब लिख लिया आपने। अब अगला जो टॉपिक है वो आप डाल लीजिएगा। टॉपिक दूसरा जो नंबर रहेगा वो रहेगा अपने पास में भूरी रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी। आपको यहाँ पर भूरी रेतीली मिट्टी दिख रही होगी, तो आप इसमें लिखिएगा भूरी रेतीली मिट्टी में यह है बलुई मिट्टी जैसी होती है, यह है बलुई या बालू मिट्टी जैसी होती है, यह है बलुई या बालू मिट्टी जैसी होती है। रंग भूरा होने के कारण, इसका रंग क्या होता है? भूरा होने के कारण, रंग भूरा होने के कारण, रंग भूरा होने के कारण इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है, इसे भूरी रेतीली मिट्टी कहा जाता है। यह है अगला टॉपिक, अगला जो इसमें आप लाइन लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखिएगा, यह है बालू या बलुई मिट्टी से, यह है बालू या बलुई मिट्टी से, बालू या
बलुई मिट्टी से क्या होती है, अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। इतना आपने लिखिए। अभी कहाँ कहाँ देखने को मिलती है ये भी आप लिख लीजिए, कहाँ कहाँ मिलती है तो आप लिखिएगा इसमें झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर, पाली, सिरोही, झुंझुनू सीकर, पाली, सिरोही और नागौर, झुंझुनू सीकर, पाली, सिरोही और नागौर। ठीक है। तीसरे में आप जो लिखेंगे वो आप लिखेंगे लाल मिट्टी। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी हमको देखने में कहाँ कहाँ मिलती है, यहाँ पर ये पूरा जो एरिया दिख रहा है आपको, उदयपुर का मध्यवर्ती भाग, इस तरह से बांसवाड़ा, ये हमें लाल मिट्टी का एरिया है। तो लाल मिट्टी में आप लिखिएगा इसमें इसमें लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, लोहे की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लिखिएगा अगला, इसमें पॉइंट डाल के चूना, पोटाश एवं फास्फोरस, चूना, पोटाश एवं फास्फोरस कम मात्रा में होते हैं। ठीक है। और जिसपे तीसरा लिखिएगा कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या मिलता है, हमें अभाव मिलता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन का मिलता है, हमें क्या अभाव मिलता है। तो आप लिखिएगा अगला पॉइंट डाल के, इस मिट्टी में मक्का की फसल अच्छी होती है। अभी कहाँ कहाँ इसके तहत देखिएगा आप, अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कहाँ कहाँ है। तो लिखिएगा उदयपुर जिले के मध्यवर्ती व दक्षिणी भागों में, उदयपुर जिले के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भागों में, और लिखिएगा इसके कोमा लगा के डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इतना आपने लिख किया है। तो आप यहाँ पे चौथी हेडिंग जो आप डालेंगे, बता रहे हैं अपन, चौथी जो हेडिंग है अपने पास में, चौथी जो हेडिंग है लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी। इस तरह से ही आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। लाल और पीली मिट्टी कहाँ मिलती है, किन किन जिलों में मिलती है, उनकी विशेषताएं क्या है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। लाल व पीली मिट्टी, अब आप ये देखिए लाल व पीली मिट्टी हमें कहाँ दिख रही है, इस पूरे एरिया में हमें लाल व पीली मिट्टी देखने को मिल रही है। अब कुछ विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं लिखिए। इसकी लाल व पीली मिट्टी की, इसकी नमी बनाए रखने की, इसकी नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। इसकी नमी बनाए रखने की क्षमता क्या होती है अपने पास में, अधिक होती है। रीजन क्या है, कण छोटे छोटे होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर को कैरी करने के लिए क्या करते हैं, अपने पास में बहुत ही अहम रोल निभाते हैं। इस प्रकार इसमें नमी बनाए रखने की काफी क्षमता अधिक होती है। लिखिएगा दूसरा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, हमारे पास में कमी देखने को मिलती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की कमी होती है। यह मिट्टी मूंगफली, कपास व फलों, यह मिट्टी मूंगफली, कपास व फलों की खेती में उपयोगी है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है आप देख लीजिएगा। आपको जो दिख रहा होगा सिरोही, आपको दिख रहा है, सिरोही हुआ, उदयपुर हुआ, अजमेर हुआ, इस तरह से अपने को इस पूरे एरिया में मिलती है। तो लिखिएगा सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, उदयपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिलती है, लाल व पीली मिट्टी देखने को मिलती है।
तो ठीक है, अगला आप टॉपिक जो लिखेंगे वो लिखेंगे 5वां अपने पास में काली मिट्टी। काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में क्या होता है, खास बात क्या है अपने पास में, काली मिट्टी की खास बात ये है कि इसकी जो परत होती है वो कहता है मोटी नहीं होती। इसकी परत क्या होती है अपने पास में, ज्यादा मोटी नहीं होती। तो लिखिएगा, लिखिएगा इसकी परत अधिक, इसकी परत अधिक मोटी नहीं होती है। इसकी परत अधिक मोटी नहीं होती है। सिंचाई द्वारा, अगली लाइन लिखिएगा, सिंचाई द्वारा कपास की फसल पैदा करने में, सिंचाई द्वारा लिखिएगा, सिंचाई द्वारा कपास की जो फसल होती है इसमें अच्छा उत्पादन होता है। सिंचाई द्वारा कपास की फसल का उत्पादन किया जा सकता है, अच्छी मात्रा में किया जा सकता है, ठीक है। सिंचाई द्वारा कपास की फसल का उत्पादन किया जा सकता है। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है, आप इनके बारे में भी आप देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलती है। तो ये आपको दिख रहा है उदयपुर वाला एरिया होगा, यहाँ पर उदयपुर, अपने को प्रतापगढ़ हो गया, अपने को चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, इन इलाकों में अपने को क्या काली मिट्टी देखने को मिलती है। तो आप लिखिएगा उदयपुर, लिखिएगा उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, ये पूरा इलाका जो है अपने पास में झालावाड़ क्षेत्र में, आपको बता दो लावा पठार वाला है। तो लिखिएगा कोटा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, ठीक है। उदयपुर वाला प्रतापगढ़ अपने पास हो गया। डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़, इस तरह से अपने पास में क्या ये देखने को मिलता है। अब छठा जो आप टॉपिक डालेंगे वो लिखिए आप, इसको हटा रहे हैं अपन, ये सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छठा है अपने पास में लाल व काली मिट्टी, ये अपने पास में भी इंपॉर्टेंट मिट्टी है, लाल व अपने पास में काली मिट्टी। ये जो लाल व काली मिट्टी है ये क्या अपने पास में सभी फसलों के लिए क्या है उपयुक्त है, सभी फसलों के लिए क्या अपने पास में उपयुक्त है, ठीक है। अब ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है, आप ये लिखिएगा उदयपुर, यहाँ पे हमें मिश्रित लाल दिख रहे हैं आपको, मिश्रित लाल दिख रही मिट्टी, तो वो इस वजह से ही मिलती है। लिखिएगा उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, लिखिएगा उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा, यहाँ पर देखने को मिलती है लाल व काली मिट्टी देखने को मिलती है। जो सातवीं हमारे पास में प्रकार है वो हमारे पास में कछारी मिट्टी। अभी कछारी मिट्टी क्या होती है, देखिए जो आप अपने आसपास जो मिट्टियां देखते हैं जहाँ पे फसलें अधिक मात्रा में हो जाती है वो अपने पास कछारी मिट्टी होती है, ठीक है। तो इनके बारे में लिखिए, यह मिट्टी क्या होती है, यह मिट्टी उपजाऊ होती है, यह मिट्टी उपजाऊ होती है, किसी स्थान पर यह लाल मिट्टी का मिश्रण भी बनाती है, किसी स्थान पर यह लाल मिट्टी का क्या बनाती है अपने पास में मिश्रण भी बनाती है। और ये कहाँ कहाँ मिलती है आप ये लिखिएगा, कहाँ कहाँ मिलती है आप ये देखिएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर, श्री गंगानगर, ये आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर भूरी रेतीली कछारी मिट्टी, तो कछारी ही मिट्टी बोलेंगे इसको यहाँ पर, ये भी पास कछारी मिट्टी है, तो आपको ये पूरा लिखवा दिया गया है, ठीक है। अब इसके देखेंगे कि हमारे पास जो मृदा है उसका अपर्दन होता है, उसकी उपजाऊपन जो घटता है वो किन कारणों से होता है। तो अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, मृदा अपर्दन
सॉइल इरोजन, रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण। सॉइल इरोजन बोलते हैं मृदा अपरदन को इंग्लिश में। ठीक है, पहला कारण सबसे पहले वनोन्मूलन, ये तो बहुत ही कॉमन कारण है, वनोन्मूलन। वनोन्मूलन में ऐसा क्या है, देखिए जब पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो मिट्टी के कणों हैं उनको क्या बांधे रखते हैं, किनसे, उनकी जड़ों से। पेड़ों पौधों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती है, मिट्टी के कणों को क्या बांधे रखती हैं। तो बरसात आती है, हवा आती है, तो इतनी मात्रा में क्या मिट्टी का अपरदन या मिट्टी को क्या अपने साथ में बहाकर लेकर नहीं जाती। लेकिन जो कि आज के हम देख रहे हैं, जिस प्रकार हमारे पास वृक्षों को काटा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारे पास में मृदा को रोकने के लिए, बांधने के लिए पेड़ ही वहां पर क्या अपने पास उपलब्ध नहीं है, तो उनका अपरदन अधिक मात्रा में हो जाता है। तो वनोन्मूलन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा हमारे पास कारण है अतिचारण। अतिचारण, अतिचारण, अत्यधिक मात्रा में हमारे पास में क्या होता है, जब पशु क्या होते हैं, चरते हैं, जैसे कि बकरी है, बकरी का पेट कभी नहीं भरता है, ऐसा कहा जाता है, अगर उसके सामने जितना खाना डालेंगे वो सब खा जाएगी। तो बकरियां वगैरह, गाय वगैरह, इनको जब लेकर जाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में क्या चारण होता है इनका, बहुत अत्यधिक मात्रा में चरती हैं। जब ये चरती हैं तो वहां पर पेड़ पौधे वनस्पति है उनका अभाव हो जाता है। जब वहां उनका अभाव हो जाता है तो इससे हमें क्या मिलता है, मृदा का अपरदन देखने को मिलता है, क्योंकि जो मिट्टी को बांधे रखने की क्षमता है वो पेड़ पौधों में है। जब वो ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अपना पास अपरदन शुरू हो जाएगा। और तीसरा जो आप लिखेंगे, झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि या इसको वालरा कृषि भी बोलते हैं अपने राजस्थान में, वालरा कृषि। इसको हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा हल्का सा बता देता हूँ कि जो आदिवासी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी एक स्थान पर खेती करते हैं, वहां के जब तो पेड़ पौधे होते हैं उन सबको जला देते हैं और फिर वहां पर खेती करते हैं। इस प्रकार खेती करेंगे वहां पर, फिर उस स्थान को छोड़ के जब वहां पे जब तक खेती करेंगे, जब तक वहां पे फसल उगना क्या होता है, बंद नहीं होता है, मतलब वो भूमि जब तक अनुपजाऊ नहीं हो जाती है तब तक वहां क्या करेंगे, खेती करेंगे। जैसे ही वो भूमि अनुपजाऊ हो गई, वो दूसरी जगह जाएंगे और क्या करेंगे, जंगलों को साफ करेंगे, उनके अंदर आग लगाएंगे और फिर से क्या करेंगे, वहां पे खेती करना शुरू कर देंगे, तब तक जब तक कि वो फिर से क्या ना हो, अनुपजाऊ ना हो। ऐसे करते क्या ये अधिक मात्रा में जब वालदा कृषि हो जाती है, झूमी खेती होती है, तो इससे क्या नुकसान है हमें इससे नुकसान सबसे बड़ा ये है कि वनों की कटाई होती है सबसे पहले तो इससे कहता है मृदा अपरदन होता है। आप देख सकते हैं एक जगह को अपने अनउपजाऊ बना के छोड़ दिया है, फिर वापस उपजाऊ बना के छोड़ दिया है, तो अपने पास मृदा अपरदन सबसे बड़ा कारण बच्चे के पास ये भी है। और जो अपने पास में चौथा लिखेंगे, आप भी लिखेंगे मरुस्थलीय अधड़। मरुस्थलीय अधड़, देखिए जब वर्षाएं होती हैं, वर्षा होने से पहले जब आंधियां वगैरह अपने पास आती है तो उसमें क्या मिट्टी का बड़ा अपरदन होता है। कैसे, जब बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थल से क्या होता है, अपने पास में मिट्टी उठकर उसका प्रसार करती है, तो उससे क्या होता है, अपने पास में जो उपजाऊ भूमि है उसका क्या होता है, अपने पास में विनाश होता है। इस तरह से जो मरुस्थलीय अधड़ होता है, आंधियां होती है, ये भी क्या करती है, मृदा अपरदन का कारण बनती है। पांचवा विषय रासायनिक उपरक। रासायनिक जो उपरक है, मैंने यहाँ पे रासायनिक उपरक क्यों लिखा है, रासायनिक उपरक, देखिए ह्यूमस होता है, ह्यूमस, ये जो ह्यूमस है ये मिट्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमस किनसे बनता है, ह्यूमस जो बनता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों से, टहनियों से, इनसे क्या अपने पास ह्यूमस का निर्माण होता है, जो मृदा को एक नमी प्रदान करता है, उसके अंदर क्या पड़ता है, नमी देता है। रासायनिक उपरों से क्या होता है, उन जो नमी प्रदान करने वाली जो एक लेयर होती है वो खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाएगी और वो उसको कठोर बना देता है। कठोर बनने से क्या होता है, अपने पास में जो सतह पर अपने पास में ह्यूमस होगा वो उपलब्ध नहीं होगा, जिससे क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। समस्या उत्पन्न क्या हो जाएगी कि एक समय के बाद में अपनी रेत है, अपनी जो भूमि है, उसकी उर्वरता के अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। आप इतना समझ गए। तो इसलिए रासायनिक उर्वरक क्या करते हैं, अपने मृदा अपरदन का सबसे बड़ा भी कारण है, आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चौथा कारण है कृषि के जो अवैज्ञानिक तरीके हैं, कृषि के इसी तरह प्रकार लिख लीजिएगा, कृषि के अपने पास में अवैज्ञानिक तरीके, अवैज्ञानिक तरीके, अवैज्ञानिक तरीके। अब अवैज्ञानिक तरीके क्या है, देखिए क्या होता है वैज्ञानिक तरीके से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वैज्ञानिक तरीके से तात्पर्य ये है कि हम फसल चक्र जो है, फसल चक्र,
फसल चक्र को कभी समझते नहीं है। बिना फसल चक्र को समझे क्या कर, हम एक ही एक फसल को क्या करते हैं, बार बार अगर जमीन में बोएंगे तो वो फसल कुछ विशिष्ट प्रकार के खनिज लवण लेगी। जब वो विशिष्ट प्रकार के खनिज लवण लेगी तो एक समय ऐसा आएगा जब उसमें उस खनिज लवण की क्या हो जाएगी, फसल उस भूमि में कमी हो जाएगी। फसल चक्र ये कहता है कि अगर आपने इस साल गेहूं बोया है तो 6 महीने बाद आप बाजरा बोएंगे, फिर चना बोएंगे। इससे क्या होता है, जो अलग अलग फसलें होती हैं वो उनको अलग अलग खनिज लवण चाहिए होता है। उसकी जो मेन बात है, जब एक फसल कटेगी तो इसके लिए कुछ टाइम के लिए हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसको आप दांड बोलते हैं देसी भाषा में, उसको दांड से तात्पर्य है इसका जो तना होता है किसी फल का, उसको हम क्या जैसे छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, और फिर क्या करते हैं, उसको वापस उसकी निराई गुड़ाई शुरू करते हैं। इसका रीजन क्या है, ताकि जो उसका जो सार हुआ है, जिसके जो उसमें खनिज लवण जो उसने फसल में पूरे क्या किए यूज में ले लिए हैं, दूसरी फसल के लिए उसको क्या हुम्मस मिल जाए, वहां से क्या खनिज लवण प्राप्त हो जाए और समय का गैप भी लग जाए। इस प्रकार जो फसल चक्र होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फसल चक्र में दोषपूर्ण लिखेगा यहाँ पे, वैज्ञानिक तरीके में यहाँ पहला पॉइंट इस तरह से अंदर से डाल लेगा, दोषपूर्ण फसल चक्र, दोषपूर्ण फसल चक्र। अब ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं, या मान लीजिए इस तरह से हमारे ढलान वाले क्षेत्र हैं, तो ढलान वाले क्षेत्रों में हम सिंपल खेती नहीं करते हैं कभी भी। रीजन क्या है सिंपल खेती नहीं करने का, देखिए क्या होता है, ढलान वाले क्षेत्रों में हमारे पास में मृदा का अपरदन बड़ा तेजी से होता है। क्यों, हम जब पानी देंगे तो ऊपरी मृदा के अंदर जितने भी खनिज लवण होंगे वो बह बह के नीचे की ओर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ढलान वाले क्षेत्रों में हम बोलते हैं कि सीढ़ीदार खेती करनी चाहिए। किस प्रकार की सीढ़ीदार खेती, इस तरह से एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। सीढ़ीदार खेती करने से तात्पर्य अपने पास में ये है जिससे अपने पास में जो मृदा का अपरदन होता है वो अत्यंत न्यून हो जाता है, अत्यंत न्यून हो जाता है। इस प्रकार आपने देख लिया कि मृदा अपरदन के कारण क्या क्या थे। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कि इनके बचाव क्या क्या है, मृदा अपरदन को रोका कैसे जा सकता है। तो अगली जो हेडिंग होगी हमारी वो होगी मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला लिखिएगा कि ढालों पर सीढ़ीदार खेती करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ढालों पर, या आपने बचपन में पढ़े होंगे, ढालों पर सीढ़ीदार खेती से क्या कर सकता है, अपने को मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। संरक्षण क्या, अति चराई को कम करके भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण कम कर सकते हैं। तो तीसरा होगा वार्द्रा कृषि जो होती है हमारे पास, वार्द्रा कृषि को क्या कर सकते हैं हम, नियंत्रित क्या कर सकते हैं, नियंत्रित करके क्या कर सकते हैं अपन उसको, मृदा संरक्षण को रोक सकते हैं। अवनालिका अपरदन, मैंने आपको अवनालिका अपरदन के बारे में मैंने बताया था जब हमने चंबल के पीछे वगैरह पढ़े थे, तब आपको उसके बारे में पता लग गया होगा। अवनालिका अपरदन कैसे होता है, अवनालिका अपरदन को रोककर अवनालिका अपरदन को रोककर अवनालिका अपरदन को रोककर क्या कर सकते हैं हम, मृदा संरक्षण कर सकते हैं। अब इसको रोकेंगे कैसे, अवनालिकाओं को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और क्या करें, अब जब सीढ़ीदार खेत बना के क्या करेंगे अपन, वनस्पति क्या करेंगे, आवरण को बढ़ाएंगे। इस प्रकार अवनालिका अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे, अवनालिकाओं को बंद कर, मान लीजिए आपके पास में एक खेत है और इसके जस्ट नीचे कुछ इस प्रकार का दूसरा खेत है, खेत से ऊंचाई पर है, ये खेत जो है ये ऊंचाई पर स्थित है, ये खेत जो है वो नीचा है, ये क्या अपने पास में ऊपर है। ये जमीन जो दिख रही है आपको ये ऊपर है, ये जमीन जो अपने को दिख रही है ये कैसे नीचे है। बारिश वगैरह आती है तो इस जमीन में पानी भरेगा, इस जमीन में पानी भर के क्या करता है, अपने पास में यहाँ क्यारियां से बन जाती है इस प्रकार से, और पानी क्या होता है यहाँ पे इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। पानी के साथ में मिट्टी का अपरदन भी होता है। तो ये नवनालिकाएं बन जाती है, इनको हम क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, नेट बनाएंगे इस तरह से, और जो उनके अपरदन होंगे उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। आप समझ रहे हैं किस प्रकार से।
इस प्रकार से हम अपनाने का रोक देंगे। और अगर मान लीजिए कहीं पर हमारे पास यहाँ पे वनस्पति उगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अवनालिका अपवर्तन को रोक सकते हैं। अगर यहाँ पे हम पेड़ पौधे लगा देंगे चारों तरफ तो भी क्या होगा, अपने पास में अवनालिका अपवर्तन रुक जाएगा। समझ में आ गया आपका। और जो चौथा है अपने पास, पांचवा है अपने पास वृक्षारोपण। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को कर सकते हैं। और चौथा अपने पास फसल चक्र बनाकर, फसल चक्र अगर हमारे पास उपयुक्त है, फसल चक्र बनाकर, ठीक है, एक उपयुक्त फसल चक्र लिखिएगा आप, उपयुक्त फसल चक्र बनाकर, ठीक है। आप ये लिखिएगा अगला, वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध। वृक्षों की कटाई पर क्या हम प्रतिबंध लगा दें तो भी इससे क्या होगा, हमारे पास में मृदा संरक्षण काम हो जाएगा। इतना पसंद आ रहा है। अगला आप लिखिएगा कि जैविक उर्वरक जो हमारे पास में है, जैविक उर्वरक से तात्पर्य क्या है, हमारे पास गोबर वगैरह हैं, घास है, इनसे क्या करेंगे, जैविक उर्वरक को सड़ा कर गला कर जैविक उर्वरकों व वानस्पतिक खाद के उपयोग में हम वृद्धि करके भी क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को उपयोग में वृद्धि करके हम क्या कर सकते हैं, मृदा संरक्षण को अपन क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पर जो राजस्थान की मृदाएं थी वो हमारी होती है खत्म। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, वो अपने पास है मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं मरुस्थलीकरण। इनमें हटा देता हूँ। अब हमारा जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा मरुस्थलीकरण। देखिए मरुस्थलीकरण का इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अब जो हमारा मरुस्थलीकरण है ये होता क्या है, देखिए बात ये है, मरुस्थलीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा रेगिस्तान है या फिर क्या हमारा मरुस्थल है, उसका क्या या तो निर्माण होता है या करता है वो फैलना शुरू करता है। अब उसका निर्माण कैसे होगा, अगर हम कहें कि मरुस्थल का निर्माण, इसमें मैंने लिखा कि मरुस्थलीकरण क्या है, मरुस्थल का क्या निर्माण हो रहा है या फिर हो रहा है विस्तार हो रहा है। निर्माण किस प्रकार होता है, अगर मान लीजिए किसी भूमि पर हम अति चराई कराएंगे तो धीरे धीरे क्या वहाँ की वनस्पति क्या होगी, कम होने लगेगी। वनस्पति अगर वहाँ की कम हो जाएगी तो वहाँ की जो मिट्टी है वो क्या एक जगह रुकेगी नहीं, हवाओं के साथ बहेगी, तो उसका अपरदन शुरू हो जाएगा और क्या होगा, हमारे पास मरुस्थल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार क्या होगा, अगर मान लीजिए हमने रासायनिक उर्वरकों का दोषपूर्ण क्या किया, उनका उपयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का दोषपूर्ण उपयोग किया तो भूमि क्या हो जाएगी, कठोर हो जाएगी। कठोर हो जाएगी तो अनुपजाऊ हो जाएगी, और अगर अनुपजाऊ हो जाएगी तो क्या होगा, उसके मरुस्थल का निर्माण हो जाएगा, वो भूमि बंजर वहां पर हो जाएगी। इसी प्रकार भिन्न भिन्न तरीके से क्या होता है, मरुस्थल का निर्माण होता है। तो आप लिखिएगा मरुस्थलीकरण के अंदर इसकी परिभाषा लिखिएगा। परिभाषा लिखिएगा, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य लिखिएगा, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य किसी स्थान पर, मरुस्थलीकरण से तात्पर्य किसी स्थान पर रेगिस्तान या मरुस्थल का निर्माण या विस्तार होता है। निर्माण या क्या होता है, विस्तार होता है। मरुस्थलीकरण से तात्पर्य क्या है हमारा, कि किसी स्थान पर रेगिस्तान या मरुस्थल का क्या होता है, निर्माण या विस्तार होता है, तो क्या कहलाता है वो प्रक्रिया हमारे पास, मरुस्थलीकरण कहलाती है। अब इसके जो कारण हैं वो आप लिख लीजिए, कारण क्या क्या रहे, कारण लिखिएगा, वनों की कटाई, जो वनों को अधिक मात्रा में काटा जाता है, वनों की कटाई सबसे बड़ा कारण है। दूसरा जो कारण है अतिचारण, जो मैंने आपको लिखाया कि ज्यादा करते हैं जब वनस्पतियों की कमी हो जाती है। और जो तीसरा है लिखिएगा, मानव द्वारा भूमि उपयोग
में दबाव। हम जिस प्रकार हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार क्या हमारी जरूरतें बढ़ रही है। अधिक क्या हमें फसल की जरूरत है, अधिक क्या खाद्यान्नों की जरूरत है, इसलिए क्या वनों को काटा जा रहा है और खेत बनाए जा रहे हैं। और जहाँ पे निर्माण के लिए भी हमें अपने घर चाहिए, तो घरों के लिए हम क्या फिर से हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, खेती जो जगह है उनको काटते हैं, उनको वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपने घर बनाते हैं। तो इस प्रकार जो भूमि पर जो उपयोग जो दबाव है वो लगातार क्या अपने पास बढ़ता ही जा रहा है। तो मरुस्थलीकरण आप समझिए क्या है मरुस्थलीकरण की परिभाषा। इस कारण अब आप इसको लिखिएगा रोकने के उपाय। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको लिखिएगा रोकने के जो उपाय हैं उनके बारे में हम बताएं। और रोकने के उपाय, मरुस्थलीकरण को कैसे रोका जा सकता है। पहले लिखिएगा मरुस्थल के अनुकूल, मरुस्थल के अनुकूल क्या वहाँ पे जैसी उनकी जलवायु है मरुस्थल के अनुकूल क्या लगाकर वहां पर वृक्षों को लगाकर, मरुस्थल के अनुकूल वृक्षों को लगाकर, जैसे कौन कौन से वृक्ष अगर लगाएंगे, वृक्ष लगाने से क्या होगा, वो क्या करेगी अपनी जो अपने पास में मिट्टी के कण हैं उनको क्या करेंगे अपने पास में आपस में बांधे रहेंगे। इससे क्या होगा, अपरदन मिट्टी का अपने पास में नहीं होगा। आप समझ रहे हैं बात को। मरुस्थल के अनुकूल वृक्ष लगाकर, जैसे आप लिखिएगा खेजड़ी, आपने सुना होगा खेजड़ी, रोहिड़ा, जोजोबा, जिनको क्या पानी की जरूरत है अपने पास में कम रहती है, जोजोबा इत्यादि 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 क्या होता है, अपन इनको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को अपन क्या रोका जा सकता है। सिंचाई के साधनों को क्या कर सकते हैं, विकसित करके भी सिंचाई के साधनों को विकसित करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर सिंचाई के साधन हमारे पास उपलब्ध होंगे तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे खेती करेंगे। खेती अगर करेंगे तो हम क्या वहाँ पर अनुकूल खेती करेंगे। इससे क्या होगा, अपन अधिक मात्रा में अगर हमें पानी मिल जाएगा तो भी बेकार है, तो हम क्या करेंगे सीमित मात्रा में उसका करेंगे उपयोग करके सिंचाई के साधनों को वहाँ पे विकसित करके भी क्या कर सकते हैं अपन उसका रोक सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब तीसरा जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे सूखी खेती को प्रोत्साहन। सूखी खेती को क्या मिलेगा, प्रोत्साहन देकर। और लिखिएगा इसमें आगे बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा, बूंद बूंद सिंचाई व फव्वारा सिंचाई का उपयोग करके। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फव्वारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई और सूखी खेती। सूखी खेती से तात्पर्य ये है कि जो फसलें कम पानी पिए हमें क्या करेगा उनको लगाना चाहिए। तो दूसरा है बूंद बूंद सिंचाई। इसमें क्या होता है, हर अपने को ड्रॉप कर करके क्या होता है खेतों में सिंचाई होती है, इससे पानी से मैक्सिमम बचाव होता है। और फव्वारा सिंचाई भी हमें पानी बचाने का एक तरीका है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करते हैं मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। और दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है, एक और बताया था, ये हर जगह आता है, पशु चराई को नियंत्रित करके। पशु चराई को नियंत्रित करके हम क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। तो लिखिएगा उपलब्ध जो हमारे पास क्या है, भूमिगत जल संसाधन है। बोरवेल आपको देखने को मिलते हैं, कुएं देखने को मिलते हैं। उपलब्ध भूमिगत जल संसाधनों का जल संसाधनों का अनुकूल या समुचित उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, मरुस्थलीकरण को रोक सकते हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के कई जिले क्या डार्क जोन में जा चुके हैं, जहाँ पर नलकूप लगाना अवैध माना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, भूमिगत जल हमारे पास जो बोरवेल कुएं वगैरह है उनका पानी को हम क्या समुचित उपयोग करेंगे, तो हम क्या करेंगे उसका मरुस्थलीकरण को हम क्या रोक सकते हैं। अगला जो हमारे पास है वो लिखिएगा बालू का स्तूपों को स्थिरीकरण के उपाय करके उनको रोका जा सकता है। बालू का स्तूपों का जो आप स्थिरीकरण करेंगे वो किस प्रकार करेंगे, कहीं न कहीं आप करेंगे पेड़ वगैरह लगाएंगे, घास वगैरह लगाएंगे, तो बालू का स्तूप जैसे थे वहां के वहां रुक जाएंगे। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, उनका स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्थिरीकरण करके उसको कह सकते हैं मरुस्थलीकरण को बढ़ने से रोका जा सकता है।
जो हमारे पास लास्ट रहेगा वो रहेगा कि ऊर्जा के जो वैकल्पिक लिखिएगा, ऊर्जा के वैकल्पिक व्यय, ऊर्जा के वैकल्पिक, ऊर्जा के वैकल्पिक वैकल्पिक व्यय पुनः नवीकरणीय, पुनः नवीकरणीय स्रोतों, रिन्यूएबल बोलते हैं इनको, रिन्यूएबल, वैकल्पिक व पुनर्नवीकरणीय स्रोतों की, स्रोतों का विकास करें, ताकि क्या कोयले व, देखिएगा, कोयले व लकड़ी, कोयले व लकड़ी को, कोयले व लकड़ी को जलाने की दर कम हो, जिससे जंगलों को काटने से रोका जा सके। तो इस प्रकार आप देख चुके हैं हमारे पास आज हमने जो पढ़े हैं, 2 टॉपिक पढ़े हैं, बड़े छोटे छोटे टॉपिक थे। ये तो अपने पास राजस्थान की मृदा और दूसरा था हमारे पास है मरुस्थलीकरण। अब देखो मैं आपको बस छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी, फिर हम एक साथ बड़ा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो हमारे पास 2 या 3 दिन तक चलेगा। आपके जो बड़ा टॉपिक था, सबसे बड़ा टॉपिक हमारे पास बहुत से विभाग वाला ही था ज्योग्राफी के अंदर, वो सबसे बड़ा टॉपिक था, वो इससे ज्यादा समझने वाला टॉपिक था। बाकी बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो अब कल मिलेंगे, कल हम पढ़ेंगे वन एवं वनस्पति। ये पूरा जो चैप्टर होगा कोशिश करेंगे कि वन एवं वनस्पति को हम क्या 2 दिन में खत्म कर ले, क्योंकि उसके अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह भी बहुत सारे हैं, तो वो लिखवाएंगे। तो यह चैप्टर हमारा 2 दिन चलेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।